स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम अपनी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज GIC PGT सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस सेशन के अंदर हम यूपी GIC के अंदर में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे गए हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग, वो सब हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। बल्कि आपको हर एक स्लाइड के आगे ये भी मेंशन मिलेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर के एग्जाम में आया गया है। ठीक है, तो आप लोग अकॉर्डिंगली अपनी प्रेपरेशन को क्या कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले ही क्वेश्चन से क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन से क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, द करेक्ट आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। इस कंपाउंड के अंदर आपने क्या बताना है, इसका आयुपैक नेम बताना है। आपने क्या बताना है, इसका आयुपैक नेम बताना है। ठीक है, अब देखिए जितने भी हमारे पास में अल्कीन्स होते हैं ना, जितने भी हमारे पास में अल्कीन्स होते हैं उसके अंदर में हम क्या करते हैं, हम सिस और ट्रांस प्रायोरिटी किस बेसिस पर डिसाइड करते हैं, एक बार वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक बार इसको समझ लिया तो हम किसी का भी क्या कर सकते हैं, आयुपैक नेम दे सकते हैं। ठीक है, ई किसको रिप्रेजेंट करता है, ई रिप्रेजेंट करता है ट्रांस को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस जो है वो ई और जेड के फॉर्म में गिवन है, तो मैं उसी के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, इसके बाद हमें क्या देखना होगा, इसके बाद हमें इनका प्रायोरिटी ऑर्डर देखना होगा। इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो ग्रुप्स लगे हैं वो किस प्रायोरिटी के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, इस पर हमें क्या करना होगा, फोकस करना होगा। एक सेकेंड में इसको ज़रा रोटेट कर दूँ। ठीक है, ये ठीक तो लग रहा है, लेकिन एक सेकेंड, इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, मैं इसको हाथ से ही बना देती हूँ। हमें इसके अक्रॉस क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है, इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस ये जो ग्रुप्स लगे हैं, देखिए एक ग्रुप यहाँ लगा है, एक ग्रुप यहाँ लगा है, और यहाँ पर भी आपको दो ग्रुप्स दिखाई दे रहे होंगे। एक तो आपके पास में इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और एक आपके पास में यहाँ पे देखो हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन ग्रुप्स की नंबरिंग करनी है, इन ग्रुप्स की क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। अगर दोनों हाई प्रायोरिटी के ग्रुप्स क्या होंगे, सेम साइड पे होंगे, तो उसको क्या कह देंगे, जेड कन्फिगुरेशन कह देंगे। और अगर दोनों हाई प्रायोरिटी के ग्रुप्स क्या होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो उसको क्या कह देंगे, ई कन्फिगुरेशन कह देंगे। ठीक है, शुरू करते हैं हम। देखिए ई हमें क्या बता रहा है, ट्रांस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ट्रांस कब, ट्रांस यहाँ पर हम हाई प्रायोरिटी के ग्रुप्स को क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम ट्रांस किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, हाई प्रायोरिटी के ग्रुप्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, एक और क्या है मेरे पास में, हाइड्रोजन है। अब अगर आप इन दोनों ग्रुप्स की बात करोगे तो हाई प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, इस ग्रुप को हम क्या दे देंगे, पहली प्रायोरिटी दे देंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, हेवियर है। ठीक है, सिमिलरली इन दोनों ग्रुप्स की अगर आप बात करोगे तो ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये वाला जो ग्रुप है इसको क्या दी जाएगी, हाई प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, अब दोनों हाई प्रायोरिटी के ग्रुप इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस कहाँ पे प्रेजेंट है, सिस फॉर्म में प्रेजेंट है या ट्रांस फॉर्म में प्रेजेंट है, जाहिर सी बात है ट्रांस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, ई कन्फिग्रेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ई कन्फिग्रेशन आ जाएगा। तो इन दोनों को क्या कर देते हैं, ये दोनों ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं। अब इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि इथाइल की पोजीशन दोनों में ही क्या है, फोर्थ पोजीशन है, तो आपको इसी के हिसाब से क्या करनी होगी, नंबरिंग करनी होगी। आपको क्या करना होगा, इसी के हिसाब से नंबरिंग करनी होगी। देखिए 1 2 3 4, यहाँ से तो इथाइल थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, एक बार यहाँ से भी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, यहाँ से इथाइल क्या आ रहा है, फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है, मतलब यहीं से नंबरिंग की गई होगी। यहीं से क्या किया होगा, नंबर क्या होगा, मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि हमें क्या करना होता है, हमें लॉन्गेस्ट चेन को कंसिडर करना होता है। तो ये हो गए आपकी लॉन्गेस्ट चेन, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 7 कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमारे पास में जो हेप्टीन है वो कहाँ पे लगा हुआ है, हेप्टीन हमारे पास में थर्ड पोजीशन पे लगा हुआ है, 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे क्या लगा है, हेप्टीन लगा है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक सेकेंड,
देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक, हमें क्या बताना है, इसमें से कौन सा कंपाउंड आपको एरोमेटिक गिवन है। देखो, एरोमेटिसिटी के ऊपर में हम किस हिसाब से कमेंट करते थे, हम हक्कल रूल को क्या करते थे, फॉलो करते थे। हम क्या करते थे, हक्कल रूल को फॉलो करते थे। और हक्कल रूल हमें क्या बताता है, जिस भी कंपाउंड के अंदर में क्या होंगे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये रहा आपका हक्कल रूल, ठीक है। ये क्या बताता है कि जिस भी कंपाउंड के अंदर में क्या होंगे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, वो कैसा हो जाएगा, वो एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। एक दो चीज़ों का और ख्याल रखना है कि सारे ही कंपाउंड्स क्या हो, सारे ही कंपाउंड्स के अंदर में sp2 हाइब्रिडाइजेशन या अनसैचुरेशन क्या हो, प्रेजेंट हो, और कैसे हो, प्लेनर स्ट्रक्चर्स हो। कैसे हो, प्लेनर स्ट्रक्चर्स हो। अगर ये कंडीशंस फॉलो हो रही हैं तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। हालांकि इसके अंदर में हमें ज़्यादातर क्या करने हैं, केवल पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर में हमें क्या करने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स को ही काउंट करना है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे क्या गिवन है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, ये दोनों अनसैचुरेशन, और यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट है, अनसैचुरेशन, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है, ठीक है। तो 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये तो 4n+2 रूल को फॉलो नहीं करता। बल्कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर मैं आपको एक और चीज़ बताने की कोशिश करूँ तो या तो हक्कल रूल को क्या करता होगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करता तो होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में एरोमेटिक नेचर का कंपाउंड हो जाएगा। इस कंपाउंड का नेचर कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। या फिर क्या हो, ये किसको फॉलो करता हो, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करता हो। किसको फॉलो करता हो, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करता हो। तो ये किस नेचर का हो जाएगा, ये हमारे पास में एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक नेचर का हो जाएगा। एक और चीज़ आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में मुझे दिखाई दे रहा है कहीं पर भी अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन प्रेजेंट नहीं है रिंग में, अगर एक भी पोजीशन पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन प्रेजेंट नहीं है, या अनसैचुरेशन क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है, तो वहाँ पर क्या हो जाएंगे, हमारे पास में नॉन प्लेनर कंपाउंड्स होंगे। ऐसे कंपाउंड्स को क्या कह देंगे, नॉन प्लेनर कह देंगे। और इसका नेचर क्या हो जाएगा, इसका नेचर नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ये किस नेचर के हो जाएंगे, ये हमारे पास में नॉन एरोमेटिक नेचर के हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो, ये तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि 4 पाई को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। सिमिलरली 2 और 2 4, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक नेचर का हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों कार्बन कैसे हैं, ये आपके पास में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन प्रेजेंट है। मतलब ये स्पीशीज़ कैसी हो गई है, ये तो हमारे पास में नॉन प्लेनर स्पीशीज़ हो गई है। मतलब इसका नेचर कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। कैसे नेचर के हो जाएंगे, नॉन एरोमेटिक नेचर के हो जाएंगे, ठीक है। 2 2 4 और 2 6, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही इकलौता हमारा एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। यही हमारे पास में क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं इसको ज़रा सा ठीक तरीके से लिख दूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द लीस्ट स्टेबल कार्ब अनायन, आपने क्या बताना है, इसमें से लीस्ट स्टेबल कार्ब अनायन कौन सा होने वाला है। एक बार क्या करते हैं, इन सबका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि इसके साथ में जो सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड हैं उनका नेचर क्या है, ठीक है। उसके नेचर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हम कॉमेंट कर देंगे, ठीक है। देखिए, एक तो आपके पास में कार्बन आयन ये प्रेजेंट है, जिसके साथ में कितने क्लोरीन अटैच्ड हैं, 3 क्लोरीन आटम्स क्या हैं, अटैच्ड हैं। कितने क्लोरीन आटम्स अटैच्ड हैं, 3 क्लोरीन आटम्स अटैच्ड हैं। और ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की तरह बिहेव करते हैं। हालांकि इसके पास में देखो लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है, तो ये मीजोमेरिक भी दिखा सकते हैं, ये प्लस एम भी दिखा सकते हैं, लेकिन इनका जो डोमिनेंट इफेक्ट होता है वो कौन सा होता है, वो विड्रॉइंग नेचर का ही होता है, ठीक है। CH3, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज, ये हो जाएगा आपका CH3।
देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे C डबल बॉन्ड O ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है। ये क्या कर रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा होगा, और किसके हिसाब से, ये -m के अकॉर्डिंग क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा होगा। और साथ में एक हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, एक साइक्लिक कंपाउंड भी दिया गया है। यहाँ पर अनसैचुरेशन प्रेजेंट है और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, एक एक करके इन सबको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर ये दोनों कैसे हैं, ये हमारे पास में विड्रॉइंग नेचर के हैं, तो ये भी विड्रॉ करेगा, ये भी विड्रॉ करेगा और ये भी विड्रॉ करेगा। ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा, काफ़ी स्टेबल हो जाएगा। देखो क्योंकि कोई भी कार्बन आयन है उसके पास में ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, अब अगर हम किसी ऐसे ग्रुप को अटैच कर रहे हैं जो उसको और क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, तो उसकी तो अनस्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। हमें क्या करना है, हमें किसी ऐसे ग्रुप को अटैच कराना है जो क्या करता है, उसके नेगेटिव चार्ज को विड्रॉ कर ले, ताकि वो कार्बन आयन क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। ठीक है, इसके लिए आप यहाँ पर भी ऐसे मैं मेंशन कर सकती हूँ, जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन है ना, वो किस पर डिपेंड करती है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स पर डायरेक्टली डिपेंड करती है, या मैं कह सकती हूँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के। क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के। ठीक है, इस बात का क्या करेंगे, ध्यान करेंगे, इस बात का क्या करेंगे, ख्याल करेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डोनेशन हो रहा है। ठीक है, किसके थ्रू, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये तो क्या हो जाएगा, डीस्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो ये भी क्या कर रहा है, ये इसको स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि ये क्या है, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये यहाँ पर शिफ्ट होगा और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से ये क्या कर रहा है, इसको स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें लीस्ट स्टेबल कार्बन आयन ढूंढना है, और ये वाला कार्बन आयन भी क्या होगा, देखो स्टेबल होगा। इस तरह से ये कुछ कॉन्जुगेशन आपको दिखाने वाला है, ये यहाँ पर भी इन्वॉल्व हो सकता है और ये यहाँ पर भी इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में इकलौता जो डीस्टेबलाइज्ड कार्ब कटायन है वो कौन सा हो जाएगा, वो हमारे पास में बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या अटैच्ड है, यहाँ पे तीन डोनेटिंग ग्रुप्स अटैच्ड हैं। यहाँ पे क्या अटैच्ड है, तीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या हैं, अटैच्ड है, जो क्या कर रहे हैं, इसको डीस्टेबलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CCl बॉन्ड विल बी मिनिमम। हमें क्या बताना है, इन सभी कंपाउंड्स के अंदर हमें बताना है कि किसके अंदर जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, जो CCl बॉन्ड है, वो इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और किसके लिए आपको मैक्सिमम एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये हम कैसे पता करेंगे, एक बार हम वापस से क्या करेंगे, हम इनके स्ट्रक्चर्स को ध्यान देंगे। हम क्या करेंगे, एक बार इनके स्ट्रक्चर्स को ध्यान देंगे और इनकी स्टेबिलिटी के ऊपर में क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, क्योंकि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है ना, वो किस पर डिपेंड करती है, वो स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। वो किस पर डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। मान लीजिए कोई कंपाउंड, जब CCl बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, जब CCl बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, यहाँ से क्लोराइड क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्ब कटायंस का जनरेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्ब कटायन का जनरेशन आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से, ये क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ से रिमूव होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप होगा, ये यहाँ से जाएगा तो पॉजिटिव इस कार्बन पर, ये यहाँ से जाएगा तो पॉजिटिव इस कार्बन पर, और ये यहाँ से जाएगा तो पॉजिटिव इस कार्बन पर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें केवल बनने वाले कार्ब कटायन की स्टेबिलिटी को पहचानना है। ठीक है, अगर बनने वाला कार्ब कटायन क्या होगा, बेहद स्टेबल होगा, तो CCl बॉन्ड इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जब इजीली ब्रेक होने की टेंडेंसी रखता होगा तो आप थोड़ी सी भी एनर्जी दोगे, थोड़ी सी भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दोगे। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी होती है जो किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए दी जाती है। ठीक है, एक्सटर्नली आप उसको क्या करते हो, कुछ एनर्जी प्रोवाइड करते हो ताकि वो बॉन्ड क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। ठीक है, अब अगर बनने वाला कार्ब कटायन क्या होगा, बेहद स्टेबल होगा। अगर बनने वाला कार्ब कटायन बहुत स्टेबल होगा तो आप थोड़ी सी भी एनर्जी दोगे, वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, खुशी खुशी ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर फिर भी लिख देती हूँ, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, ये क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, किसके, स्टेबिलिटी के। ये क्या हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी स्टेबिलिटी के। ठीक है, और एक बार क्या करेंगे, यहाँ से बनने वाले सभी कार्ब कटायंस को बनाकर देख लेंगे, सभी कार्ब कटायंस का क्या कर लेंगे, जनरेशन कर लेंगे। ठीक है,
ये देखिए, एक बार सभी के कॉरस्पॉन्डिंग में क्या कर रही हूँ, कार्ब कटायंस जनरेट कर रही हूँ। इन्हीं के आगे कर लेते हैं ताकि मैं इनकी स्टेबिलिटी को क्या कर पाऊँ और बेहतर एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, यहीं पर क्या करते हैं, यहाँ पर आएगा नहीं लेकिन ये लास्ट वाला, चलो कोई नहीं, ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसी स्पीशीज़ आपको देखने को मिलेगी, ये रही आपकी बेंजीन रिंग। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर डेवलप होता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास में, बेंजाइल कटायन हो गया। ये तो कुछ खास स्टेबल नहीं है, ये तो कुछ खास स्टेबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखो ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में 3 डिग्री कार्ब कटायन जनरेट हो रहा है। और हम सब जानते हैं जो 3 डिग्री कार्ब कटायन होता है वो क्या होता है, क्वाइट स्टेबल स्पीशीज़ होती है। इनको यहाँ पर ना सी और डी बन नहीं पा रहा है तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ। ठीक है, सी और डी के कोरस्पॉन्डिंग जो कार्ब कटायन है वो मैं यहाँ पर बना रही हूँ। ठीक है, सी की कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, ये हो जाएगा CH2 और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हैं तो देखो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी इसको कॉन्जुगेशन मिल रहा है, यहाँ पर भी क्या मिल रहा है, इसको डबल बॉन्ड के थ्रू स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो रही है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है एक बार इस कार्बन पर और एक बार इस कार्बन पर, इस तरह से क्या रहेगा, डीलोकलाइज्ड रहेगा। तो मैं कह सकती हूँ स्टेबल सिस्टम तो है। ठीक है, एक बार डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। डी ऑप्शन आपको क्या कह रहा है, डी ऑप्शन में कुछ ऐसी स्पीशीज आपको दिखाई देगी। ठीक है, अगेन ये भी कुछ खास स्टेबल होने वाला नहीं है। सबसे ज़्यादा स्टेबल स्पीशीज़ आपको कौन सी दिखाई दे रही है, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो हमारे पास में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा वो मिनिमम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। तो बी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमें क्या करना था, हमें मिनिमम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बतानी थी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द बॉन्ड डिसोसिएशन विल बी मिनिमम। हाँ ठीक है, हमें क्या करना था, मिनिमम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वाला कंपाउंड ढूंढना था। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो अब इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन थी जो मैंने मेंशन कर दी है। इसमें से हमें क्या करना है, इन सभी कंपाउंड के रिस्पेक्ट में हमें कन्फ्यूग्रेशन को बताना है। हमें क्या बताना है, कन्फ्यूग्रेशन को बताना है। और आप सब जानते हैं ऐसे कंपाउंड्स की कन्फ्यूग्रेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम CIP रूल का इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं, CIP रूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसके हिसाब से हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम प्रायोरिटी ऑर्डर्स असाइन करते हैं जो भी ग्रुप्स कार्बन के थ्रू क्या है, अटैच्ड हैं। ठीक है, यहाँ पर हर एक कंपाउंड के अंदर में एक कायरल कार्बन आप सबको दिखाई दे रहा होगा जो सेंटर में क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में 4 ग्रुप्स क्या हैं, अटैच्ड हैं। ठीक है, इन सबको क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो हम प्रायोरिटी ऑर्डर असाइन करेंगे। ठीक है, फिर 1 to 2 एंड 1 to 3 का हम क्या देखेंगे, मोशन देखेंगे। अगर वो क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगा R, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगा S। ठीक है, इसके अंदर में एक कैच और है, अगर 4th प्रायोरिटी का ग्रुप क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्रेजेंट है तो कन्फ्यूग्रेशन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, चलो मैं क्वेश्चन के थ्रू ही बताती हूँ, क्वेश्चन के थ्रू ही बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू ही बेहतर समझ में आएगा। एक एक करके सभी को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, यहीं पे कर दूंगी प्रायोरिटी ऑर्डर असाइन। एक क्वेश्चन को मैं थोड़ा डिटेल में समझा दूंगी, बाकी फिर तुम समझ लेना। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ना, एक बार स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा, एक बार स्ट्रक्चर बनाना ही होगा। देखो एक बार मैं स्ट्रक्चर बना के बता रही हूँ, बार बार नहीं बना पाऊंगी। देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर हमारे पास में CHO ग्रुप प्रेजेंट है, ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट होगा, C डबल बॉन्ड हो और ये हो गया H। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, CH3 प्रेजेंट है। ठीक है, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन क्या हैं, अटैच्ड हैं, और ये कार्बन जो है ये केवल एक हाइड्रोजन ग्रुप से अटैच्ड है। और यहाँ पे क्या अटैच्ड है, यहाँ पे CH2Cl अटैच्ड है। ठीक है, अब देखो इस कार्बन को अगर आप देखोगे, अगर आप इस कार्बन को ध्यान से देखोगे तो ये नहीं, इसको उसी से बनाती हूँ। देखो ये कार्बन जो है वो डबली बॉन्डेड किससे अटैच्ड है, ऑक्सीजन से अटैच्ड है। तो क्या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। इस तरह से मैं इसको क्या कर रही हूँ, रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा क्या है, हाइड्रोजन अटैच्ड है। ठीक है, मैं क्यों समझा रही हूँ वो अभी देख लेंगे, वो अभी समझ में आ जाएगा मैं ऐसे क्यों लिख रही हूँ। ठीक है, अब अगर आप इस कार्बन को देखोगे, अब अगर आप इस कार्बन को देखोगे तो ये कार्बन जो है देखो, एक तो किससे अटैच्ड है, एक तो ये किससे अटैच्ड है, ये क्लोरीन से अटैच्ड है। एक तो किससे अटैच्ड है, क्लोरीन से अटैच्ड है, और बाकी किससे अटैच्ड है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से अटैच्ड है। बाकी किससे अटैच्ड है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आटम से अटैच्ड है। ठीक है, और ये तो तीनों ही किससे अटैच्ड है, ये तो तीनों ही हाइड्रोजन आटम से अटैच्ड है।
ठीक है। यहाँ पर तो तीनों ही क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन अटैच्ड है। ठीक है। और लास्टली यहाँ पर तो दिमाग ही नहीं लगाना, यहाँ पर तो केवल ही क्या है, हाइड्रोजन है। यहाँ पर तो केवल ही क्या है, हाइड्रोजन है। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है वो बात समझने की कोशिश करना। ठीक है। देखो ये तो तुम्हें समझ में आएगा, इसका एटॉमिक नंबर तो क्या है, सबसे कम है, तो इसकी तो प्रायोरिटी क्या हो गई, फोर्थ हो गई। ठीक है। इसकी तो प्रायोरिटी क्या हो गई, फोर्थ हो गई। लेकिन यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, तो यहाँ कैसे डिसाइड करोगे, तीनों ही तो किससे अटैच्ड है, कार्बन से अटैच्ड है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसके नेक्स्ट एटम के ऊपर में जाएंगे, हम क्या करेंगे, उसके नेक्स्ट एटम के ऊपर में जाएंगे। इसीलिए देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को लिख दिया है, इसीलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स को लिख दिया है। ठीक है। देखो ये कार्बन जो है ये 2 ऑक्सीजन से अटैच्ड है और ये केवल एक, तो मेरे ख्याल से इसकी प्रायोरिटी तो क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तो क्या है, 3 नहीं है। तो अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, या फिर इसको ऐसे यहाँ पे केवल 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो पहली प्रायोरिटी किसकी हो जाएगी, पहली प्रायोरिटी दूसरी प्रायोरिटी किसकी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी। एक बार मैंने 1 2 3 पर बता दिया, अब मैं हर एक में नहीं बता पाऊंगी कि सेम ही ग्रुप अटैच है। अब मैं क्या करूंगी, केवल 1 2 3 पर मेंशन करता हूँ। ठीक है। ये देखो 1, ये 4, ठीक है, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, 1 से 2 और 2 से 3, 1 से 2 और 2 से 3, ये क्या हो जाएगा, ये आइडियली आर होना चाहिए था, ये आइडियली क्या होना चाहिए था, आर होना चाहिए था। लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पर अटैच्ड है, हॉरिजॉन्टल पर अटैच्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई। आई थिंक पहला ही ऑप्शन क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। फिर भी एक बार तसल्ली के लिए मैं बाकी सारे ऑप्शन भी सॉल्व कर देती हूँ। देखो इसकी प्रायोरिटी क्या रहने वाली है, फोर्थ रहने वाली है, इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी 3 और इसकी प्रायोरिटी 2। ठीक है। 1 से 2 और 2 से 3, कुछ ऐसा मोशन आपको देखने को मिलेगा, कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल ग्रुप पर अटैच है, तो क्या हो गया, आर हो गया। ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई। इसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लेना। ये हो जाएगी आपकी फोर्थ प्रायोरिटी, ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी, ये हो जाएगी 3 और ये हो जाएगा 2। सो 1 से 2 और 2 से 3, 1 से 2 और 2 से 3, ये क्या हो गया, आर हो गया, ये क्या हो गया, आर हो गया। ठीक है। और इस बार जो फोर्थ ग्रुप है वो कहाँ पर अटैच्ड है, वो वर्टिकल प्लेन में अटैच है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में हो जाएगा पहला, ये फोर्थ, ये हो जाएगा थर्ड और ये हो जाएगा सेकेंड। ठीक है। 1 से 2 एंड 2 से 3, ये भी क्या हो गया मेरे पास में, आर हो गया, ये भी क्या हो गया, आर हो गया। हमें क्या करना था, हमें वो ढूंढना था जिसकी प्रायोरिटी जिसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, आर ना हो। हमें क्या करना है, हमें एस कॉन्फ़िगरेशन वाला कंपाउंड ढूंढना है। तो करेक्ट ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। इन सभी कंपाउंड्स के अंदर देखो आपको क्या बताना है, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू कौन सा कंपाउंड क्या है, स्टेबलाइज्ड है। बस आपको वही कंपाउंड को क्या करना है, ढूंढना है। ठीक है। एक एक करके इन सबको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, एक एक करके इन सबको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाइपर कॉन्जुगेशन की जो स्टेबिलिटी है वो किस पर डिपेंड करती है। हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू जितने भी कंपाउंड स्टेबल होंगे उसके अंदर में क्या हम ढूंढेंगे, उसके अंदर में हम अल्फा हाइड्रोजन्स को ढूंढते हैं। हम क्या करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन्स को ढूंढते हैं। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स उतने ज्यादा क्या होते हैं, हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उतना ही ज्यादा कोई कंपाउंड क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने केवल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स ढूंढने हैं। हमने क्या करने हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स ढूंढने हैं। ठीक है। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, और उतनी ही ज़्यादा उस कंपाउंड की क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी हो जाएगी। अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर में ना थोड़ी सी करेक्शन भी है, इस क्वेश्चन के अंदर में थोड़ी सी करेक्शन भी है। देखो एक तो सबसे पहले तो यहाँ पे तो क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे कार्बन आयन प्रेजेंट है, और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू स्टेबल एक्सप्लेन नहीं होती। ठीक है। तो ये तो एलिमिनेट ही हो जाएगा। इनके मैं स्ट्रक्चर्स बना लेती हूँ। जब मैं इनके स्ट्रक्चर्स बनाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस है। जब मैं इनके स्ट्रक्चर्स बनाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस दिया गया है। ठीक है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट।
ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। इसके एडजस्टेंट कार्बन ये क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन हो जाएगा, और इसके पास में कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये तो स्टेबलाइज होने वाला नहीं है, ये तो स्टेबलाइज होने वाला नहीं है। और बी तो कार्ब कटायन ही नहीं है, तो क्या है, कार्बन आयन है, तो इसको तो पहले ही क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की, अब बात करते हैं ऑप्शन सी की। ठीक है, देखो ऑप्शन सी के अंदर में भी अगर आप देखोगे, अगर आप ऑप्शन सी के अंदर भी देखोगे तो यहाँ पर भी ये क्या है, हमारे पास में अल्फा कार्बन है। इसको मैं थोड़ा सा और ओपन करके लिख देती हूँ, इस तरह से मैं क्या करती हूँ, इसको ओपन करके लिख देती हूँ। ये हो गया आपका CH2 ग्रुप, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पर CH3। ठीक है, ये कार्बन मेन कार्बन, इसके एडजस्टेंट कार्बन अल्फा कार्बन, क्या इसके ऊपर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी अनस्टेबल हो जाएगा, या इसकी स्टेबिलिटी को हम हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन डी की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन डी की। ठीक है, ये हो जाएगा अल्फा कार्बन, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मोस्ट स्टेबल कंपाउंड हो जाएगा। इसकी स्टेबिलिटी को हम किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसकी स्टेबिलिटी को हम किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इंक्रीजेज इन द ऑर्डर। इन सभी कंपाउंड की हमें क्या बतानी है, एसिडिटी बतानी है, या मैं कह सकती हूँ इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से इन सबको क्या करना है, अरेंज करना है। इन सब की एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से आपने क्या करना है, इन सब को अरेंज करना है। ठीक है, एक बार मैं क्या करती हूँ, इन सब के कोरिस्पॉन्डिंग, या फिर इसको आप यहाँ से भी समझ सकते हो, इन सब के अगर आप कोरिस्पॉन्डिंग एनायंस नहीं भी बनाना चाहो, वैसे तो अगर एनायंस बनाओगे तभी भी समझ में आ जाएगा, अगर नहीं भी बनाना चाहो तो भी समझ सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे SO3 माइनस क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, SO3 माइनस जनरेट हो जाएगा। और जब आप SO3 माइनस को देखोगे ना, तो वो जो नेगेटिव चार्ज है वो 3 ऑक्सीजन आटम के ऊपर में क्या है, लोकलाइज्ड है, वो 3 ऑक्सीजन आटम के ऊपर में क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जिसकी वजह से सल्फोनिक एसिड क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि इससे बनने वाला अनायन जो है, इससे बनने वाला जो कोरिस्पॉन्डिंग अनायन है वो बेहद क्या है, स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप की। देखो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वहाँ पे भी आपको क्या जनरेट हो जाएगा, COO नेगेटिव जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पर जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे, इसके जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे तो यहाँ पर भी आपको एक इक्विवेलेंट रेजोनेंस देखने को मिलेगा। बट यहाँ जो इक्विवेलेंट रेजोनेंस है ना, वो 3 ऑक्सीजन के अंदर नहीं, केवल 2 ऑक्सीजन के अंदर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फॉलो सल्फोनिक एसिड के बाद में अगर किसी की एसिडिक स्ट्रेंथ आएगी, वो किसकी आ जाएगी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की आ जाएगी। और बाद में आ जाएगा आपके पास में फिनॉल फॉलोड बाय अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, फिनॉक्साइड आयन का जनरेशन हो जाएगा, और इसका जो नेगेटिव चार्ज है ये पूरे के पूरे रिंग के ऊपर में क्या हो जाएगा, डिलोकलाइज हो जाएगा। जबकि इसका जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा डिस्टेबलाइज हो रहा है, क्योंकि इसके साथ में क्या अटैच्ड है, CH2 ग्रुप अटैच्ड है। और ये कैसा होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है। ये कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है। ठीक है, आप चाहो तो एक बार क्या कर सकते हो, एक बार इनकी कोरिस्पॉन्डिंग एनायंस बना ही देती हूँ, चलो एक बार के लिए इनकी कोरिस्पॉन्डिंग एनायंस बना ही देती हूँ। ठीक है, ठीक है। अब जब आप इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे, अब जब आप इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 एंड 4।
ठीक है। तो उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर जो आपको देखने को मिलेगा, मैं एक बार उसको क्या कर देती हूँ, मेंशन कर देती हूँ। जो इनके करस्पॉन्डिंग एनायंस का स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वही क्या हो जाएगा, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेंस भी होगा और वो जो रेजोनेंस है वो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, 3 ऑक्सीजन के ऊपर में डीलोकलाइज्ड है। ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपके पास में फर्स्ट, उसके बाद हो जाएगा सेकंड और उसके बाद हो जाएगा फोर्थ। ठीक है। आपको कुछ ये ऑर्डर देखने को मिलेगा, आपको कुछ ऐसा ऑर्डर दिखाई देगा। ठीक है। 3 1 2 एंड 4, 3 1 2 एंड 4, आई थिंक ऑप्शन सी हो जाएगा। आई थिंक ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसका आपको क्या बताना है, इसका आपको आयुपैक नेम बताना है। इसका क्या बताना है, आयुपैक नेम बताना है। 7 मेंबर की रिंग है, क्योंकि सभी ऑप्शंस में क्या दिया है, हेप्टीन दिया है। सभी ऑप्शंस में क्या दिया है, हेप्टीन दिया है। हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। देखो अगर हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं तो इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, लीस्ट हो जाएगी। और फंक्शनल ग्रुप्स जो है वो लीस्ट प्रायोरिटी पर ही रहना पसंद करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसमें से। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। फिफ्थ पोजीशन पे क्या आ रहा है, फिफ्थ पोजीशन पे हमारे पास में इन ग्रुप आ रहा है। फिफ्थ पोजीशन पे क्या आ रहा है, इन ग्रुप आ रहा है। ठीक है। और ये किस फॉर्म में है, यहाँ पर भी आपको क्या करना होगा, यहाँ पर भी देखो आपको प्रायोरिटी ऑर्डर देखना होगा। तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग आप क्या लगा सकते हैं, आप हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा सकते हैं। इसके कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ पर भी क्या होगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, और इसके कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ पर भी क्या होगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। ठीक है। इन दोनों में से हाई प्रायोरिटी का ग्रुप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इन दोनों में से हाई प्रायोरिटी का ग्रुप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये दोनों हाई प्रायोरिटी के ग्रुप कहाँ पे लगे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर में लगे हैं, मतलब ट्रांस पोजीशन के ऊपर में लगे हैं। कहाँ पर लगे हैं, ट्रांस पोजीशन के ऊपर में लगे हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएंगे, ये ई कन्फिग्रेशन दिखाएंगे। ये क्या करते होंगे, ई कन्फिग्रेशन दिखाते होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन देखिए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आप क्या कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। इसमें से सबसे स्टेबल कंपाउंड आपने बताना है। इसमें से सबसे स्टेबल कंपाउंड कौन होने वाला है। ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर इसके साथ में क्या लगे हुए हैं, यहाँ पर आपके पास में डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं। यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं। ठीक है। एक बार मैं इन सभी का क्या कर देती हूँ, नेचर मेंशन कर देती हूँ। देखो ये भी कैसा हो जाएगा, डोनेटिंग हो जाएगा। या फिर मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, ये प्लस एम के थ्रू डोनेट कर रहा है। इसको ऐसे लिख देते हैं, ये किसके थ्रू डोनेट कर रहा है, प्लस एम के थ्रू डोनेट कर रहा है। और ये भी किसके थ्रू डोनेट कर रहा है, प्लस एम के थ्रू डोनेट कर रहा है। ये किसके थ्रू डोनेट कर रहा है, प्लस एच के थ्रू डोनेट कर रहा है। और ये भी किसके थ्रू डोनेट कर रहा है, प्लस एच के थ्रू डोनेट कर रहा है। ठीक है। इसके बाद में इसकी बात करते हैं, इसके बाद हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी आपको प्लस एम दिखाई दे रहा है, ये भी प्लस एम है। ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे बात करोगे, यहाँ पर एक प्लस एम ये है, एक प्लस एम ये है, एक प्लस एच ये है। ठीक है। ये आपके पास में कैसे हैं, ये आपके पास में विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। ये आपके पास में क्या प्रेजेंट है, विड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। इसके कोरिस्पॉन्डिंग क्या बनाना होगा, कोई कटायन जनरेट करना होगा। ठीक है। इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये बनने वाले कटायन की स्टेबिलिटी पूछने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, इनकम्प्लीट है। आप इसकी कोरिस्पॉन्डिंग बनने वाले कटायन की क्या बता सकते हैं, स्टेबिलिटी, या अनायन की क्या बता सकते हैं, स्टेबिलिटी बता सकते हैं। ठीक है। हमें क्या करना है, मोस्ट स्टेबल बताना है। हमें क्या करना है, मोस्ट स्टेबल कंपाउंड बताना है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो ये सब क्या है, ये सब डोनेटिंग नेचर के गिवन है। ये सब क्या है, डोनेटिंग नेचर के गिवन है। तो ये क्या कर रहे होंगे, इस कंपाउंड को डिस्टेबलाइज कर रहे होंगे। ये क्या कर रहे होंगे, इस कंपाउंड को डिस्टेबलाइज कर रहे होंगे। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पर क्या अटैच्ड है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच्ड है। जहां पर क्या अटैच्ड है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है। देखो यहाँ से क्या हो रहा है, डोनेशन हो रहा है, और यहाँ से क्या हो रहा है, विड्रॉल हो रहा है। तो ओवरऑल ये जो कंपाउंड है ये क्या रहने वाला है, स्टेबल रहने वाला है। ओवरऑल ये जो कंपाउंड है ये क्या रहने वाला है, स्टेबल रहने वाला है। अगर आप बाकी ऑप्शन की बात करोगे तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से भी डोनेशन, यहाँ से भी डोनेशन, यहाँ से भी डोनेशन, और यहाँ से भी डोनेशन। तो ये क्या कर देगा, इस मिडिल वाले कार्बन
को क्या कर देगा, डीस्टेबलाइज कर देगा। ये जो बीच में कार्बन एटम प्रेजेंट है इसको क्या कर देगा, डीस्टेबलाइज कर देगा। सेम प्रॉब्लम आपको यहाँ देखने को मिलेगी, सेम प्रॉब्लम यहाँ देखने को मिलेगी। हालांकि एक्सटेंट जो है, एक्सटेंट इसके अंदर सबसे ज़्यादा होगा, फॉलोड बाय इसके अंदर, फॉलोड बाय इसके अंदर। ठीक है, तो अगर आपको मोस्ट अनस्टेबल बताना हो तो मोस्ट अनस्टेबल क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर मोस्ट स्टेबल बताना है तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। जहाँ से दो ग्रुप क्या कर रहे हैं, डोनेशन दिखा रहे हैं, और दो ग्रुप क्या कर रहे हैं, विड्रॉल दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या रहने वाली है, मेंटेन रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Among the following, the group that activates the benzene ring towards electrophilic aromatic substitution, इसमें से कौन सा ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन के लिए बेंजीन रिंग को क्या करता होगा, एक्टिवेट करता होगा। बेंजीन रिंग को क्या करता होगा, एक्टिवेट करता होगा। ठीक है, देखो जितने भी हमारे पास में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं ना, जितने भी हमारे पास में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं या इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशंस होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक ठीक है, जितने भी हमारे पास में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, वो हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। रिंग के अंदर में जितने ज़्यादा क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अटैच्ड होंगे, वो उतना ही ज़्यादा क्या करते होंगे, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट बनाते होंगे। किसकी तरफ, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन की तरफ। अब हमने क्या करना है, इन सब के नेचर को पहचानना है, हमने क्या करना है, इन सब के नेचर को पहचानना है। ठीक है, देखो साइनाइड हमारे पास में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का हो जाएगा। साइनाइड हमारे पास में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का हो जाएगा। ये जो COCH3 है ये भी कुछ इस तरह से प्रेजेंट होगा, ये भी क्या होगा, कुछ इस तरह से प्रेजेंट होगा। तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल हो जाएगा, और ये भी क्या करेगा, विड्रॉइंग नेचर की तरह एक्ट करेगा। ये भी क्या करेगा, विड्रॉइंग नेचर की तरह एक्ट करेगा। या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं, जिस कार्बन से बेंजीन रिंग अटैच्ड है उसके साथ में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम अटैच्ड है, जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा तो बेंजीन रिंग के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब डिक्रीज हो जाएगी तो अब इलेक्ट्रोफाइल उसके ऊपर में अटैक करना पसंद नहीं करेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल उसके ऊपर में अटैक करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स तो होते ही है ना। इलेक्ट्रोफाइल्स तो वही स्पीशीज होती है ना जो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग होती है, जिनका नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। इलेक्ट्रॉन लविंग से मेरा मतलब है जिस भी बेंजीन रिंग के ऊपर में नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा, जिस भी बेंजीन रिंग के ऊपर में नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, वहां पे ये इलेक्ट्रोफाइल इजीली जाके क्या कर देगा, अटैक कर देगा। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो, इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग। और इसके इलेक्ट्रॉन लविंग नेचर होने की वजह से ये क्या करेगा, ये उसी बेंजीन रिंग के ऊपर में जाएगा जहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, ये भी हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा, और ये हमारा कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाएगा। तो इकलौता डी ऑप्शन ही होगा जहाँ पे ये क्या करता होगा, जहाँ पे ये क्या करता होगा, ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट बनाता होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू क्या होगा, स्टेबलाइज्ड होगा। इसमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। आई थिंक ऐसा एक क्वेश्चन हम पीछे भी करके आए थे। ये हो जाएगा आपका CH2 पॉजिटिव। ये वापस से एग्जाम के अंदर में क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। ये वापस से क्या हुआ है, एग्जाम के अंदर में रिपीट हुआ है। ठीक है, ये भी क्या है आपके पास में, ये तो कार बनाया नहीं है तो इसको तो हटा ही देते हैं। ठीक है, क्योंकि कार्बन की स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन ही नहीं हो सकती। कार्बन की स्टेबिलिटी को हाइपर कॉन्जुगेशन एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पर भी आपके पास में 3 CH3 ग्रुप्स अटैच्ड हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपके पास में क्या है, 3 CH3 ग्रुप्स अटैच्ड हैं। ठीक है, देखो ये कार्बन, इसके साथ वाला कार्बन क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन। क्या यहाँ पे आपको कोई अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, 0 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या है आपके पास में, अल्फा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन आपके पास में कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ये क्या है आपके पास में, अल्फा कार्बन, इससे अटैच्ड हमारे पास में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें केवल इकलौता ही क्या है, सी ऑप्शन, हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या हो रहा होगा, स्टेबलाइज्ड हो रहा होगा। केवल इकलौता ऑप्शन जो
हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी को जस्टिफाई कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, देखो इस तरह से ना आपको ऐसा भी एक कंपाउंड देखने को मिल सकता है, ऐसा भी एक कंपाउंड देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसका एक और ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे एक कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। ठीक है, इस कंपाउंड के अंदर में पॉजिटिव चार्ज क्या है, इस कार्बन पे प्रेजेंट है, लेकिन अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दूं, यहाँ पे लोकेट कर दूं। अब अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे लोकेट कर दूं तो इससे अटैच्ड कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा। ठीक है, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हो गए, 3 3 6 और 3 9, आपको 9 अल्फा हाइड्रोजन्स का क्या मिल रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन मिल रहा है। और ये क्या होता है, ये वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड होता है। ये क्या होता है, वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड होता है। बल्कि अगर मैं बात करूं तो ये रेजोनेंस को भी क्या कर देता है, पीछे छोड़ देता है। ये क्या करता है, केवल 9 अल्फा हाइड्रोजन्स का जो कंपाउंड है वो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी के अंदर में रेजोनेंस को भी क्या कर देता है, पीछे छोड़ देता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये बेहद स्टेबल कंपाउंड होता है। ठीक है, हालांकि हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे जो रेजोनेंस का इफेक्ट है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है हाइपर कॉन्जुगेशन से, लेकिन ये इकलौता हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट है जो क्या हो जाता है, जो रेजोनेंस से भी ज़्यादा स्टेबिलिटी किसी कंपाउंड को क्या कर देता है, प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्ब कटायन इज मोस्ट स्टेबल, इसमें से कौन सा कार्ब कटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होने वाला है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें केवल इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर्स को पहचानना है। हमें क्या करना है, हमें केवल इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर्स को पहचानना है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो नाइट्रो ग्रुप लगा है, यहाँ पर जो नाइट्रो ग्रुप लगा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो कार्ब कटायन है ये ऑर्थो पोजिशन पर प्रेजेंट है। ये कार्ब कटायन जो है ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ऑर्थो पोजिशन पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा होगा, ये इसको विड्रॉ कर रहा होगा। ये क्या कर रहा होगा, इस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता होगा, विड्रॉ करता होगा। तो ये तो मुझे नहीं लगता स्टेबल होगा। ठीक है, इसके बाद में इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पे लगा है, मेटा पोजिशन पे लगा है, OH के रिस्पेक्ट में। OH के रिस्पेक्ट में, OH क्या है हमारे पास में, एक प्लस M ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये बेंजीन रिंग को क्या करता होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता होगा। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे लगा है, ये कैसा है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ये कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मतलब ऑर्थो और पैरा पोजिशन के ऊपर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा होगा, बढ़ा रहा होगा। लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज है देखिए ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये तो मेटा पोजिशन पर प्रेजेंट है। तो इसको OH ग्रुप का कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, या इसके लिए OH ग्रुप कोई बढ़िया काम प्ले नहीं कर रहा है, कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन। ठीक है, वहीं पर अगर मैं नाइट्रो ग्रुप की बात करूं तो नाइट्रो ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये क्या है, ऑर्थो है। और नाइट्रो तो कैसा है हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये तो इसको और ज्यादा क्या कर रहा है, डीस्टेबलाइज कर रहा है। ये तो इसको क्या कर रहा है, डीस्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें मोस्ट स्टेबल कार्ब कटायन ढूंढना है। हमें क्या करना है, हमें तो मोस्ट स्टेबल कार्ब कटायन को ढूंढना है। ठीक है, अगले आगे चलते हैं। देखो अगले क्वेश्चन की अगर आप बात करो तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है। और ये क्या कर रहा होगा, ये इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजिशन पर प्रेजेंट है। साथ साथ देखो इसको क्या मिल रहा है, साथ साथ इसको इसका हाइपर कॉन्जुगेशन भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजिशन पे प्रेजेंट है। और पैरा तक हाइपर कॉन्जुगेशन देखा जाता है। ठीक है, अगर आप यहाँ से भी काउंट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, पैरा पोजिशन पर ही आ जाएगा। तो ये तो मुझे क्या लग रहा है, क्वाइट स्टेबल लग रहा है। ये तो क्या हो जाएगा, क्वाइट स्टेबल ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक बार डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर भी इसको, लेकिन यहाँ पर देखो इसको क्या मिल रहा है, प्लस M की वजह से स्टेबिलिटी मिल रही है। और यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है वो केवल किसकी वजह से थी, प्लस H की वजह से थी। और हम सब जानते हैं जो मीजोमेरिक का इम्पैक्ट होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। जो मीजोमेरिक का स्ट्रेंथ है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए मीजोमेरिक की वजह से मिलने वाली जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो मोस्ट स्टेबल क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। मोस्ट स्टेबल क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें कार्बन आयन की हमें लीस्ट स्टेबल कार्बन आयन ढूंढना है। हमें क्या करना है, लीस्ट स्टेबल कार्बन आयन ढूंढना है। ठीक है, एक बार वापस से क्या करेंगे, इन सबके स्ट्रक्चर्स बना लेंगे। ठीक है, ताकि हम ग्रुप्स को क्या कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए, ताकि ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना क्या हो जाए, और आसान हो जाए। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास में CH2 C6H5, नेगेटिव चार्ज कहीं यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में ये हो जाएगा, ये कार्बन है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3।
एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, कुछ इस तरह की स्पीशीज आपको दी गई हैं। अब आपने क्या करना है, आपने कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, आपने लीस्ट स्टेबल कार्बन आयन ढूंढना है। देखो लीस्ट स्टेबल कार्बन आयन कौन सा होगा, कार्बन आयन वो स्पीशीज होते हैं जिनके ऊपर में ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। अब अगर मैं इसके साथ कोई ऐसे ग्रुप्स को अटैच कर दूँ, कोई ऐसे सब्सटीट्यूएंट्स को अटैच कर दूँ जो और ज़्यादा इसको क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, जो और ज़्यादा इस कंपाउंड को क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या हो जाएगा, हाईली डिस्टेबलाइज्ड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हाईली डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो हमें केवल ऐसा ग्रुप ढूंढना है जहां पर सबसे ज्यादा क्या लगे हों, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हों। क्या लगे हों, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हों। वही हमारा क्या हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल कंपाउंड हो जाएगा। वही हमारा क्या हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर आप बात करोगे ना, तो नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा होगा, डीलोकलाइज हो रहा होगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा इस पूरे के पूरे कार्बन चेन पे। तो ये तो उल्टा क्या कर रहा है, इसको स्टेबलाइज कर रहा है। ये तो क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ पर कोई ग्रुप ही अटैच नहीं है, तो यहाँ पर तो मसला ही खत्म हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं इसकी। देखो यहाँ पर भी इससे डोनेशन और इससे डोनेशन। ठीक है, उसके बाद अब ये जो है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू भी डोनेशन दिखा रहे हैं और ये इंडक्टिव के थ्रू भी डोनेशन दिखा रहे हैं। ठीक है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू भी डोनेशन दिखा रहे हैं और इंडक्टिव के थ्रू भी डोनेशन दिखा रहे हैं। और डोनेशन आपको यहाँ से भी दिखाई दे रहा है, और डोनेशन आपको आई एम श्योर यहाँ से भी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे 3 डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हैं और यहाँ पे केवल 2 डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हैं। ठीक है, तो मोस्ट स्टेबल या लीस्ट में मोस्ट अनस्टेबल कार्बन आयन कौन सा हो जाएगा, जिसके पास में सबसे ज़्यादा डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हैं। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये क्या कर रहा है, ये इसको हाईली डिस्टेबलाइज कर रहा है। इसको क्या कर रहा है, हाईली डिस्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई, आई एम श्योर आ गई होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कार्ब कटायंस इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। हमें क्या करना है, इन सभी कार्ब कटायंस को इनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी के अंदर अरेंज करना है। इन सभी कार्ब कटायन को क्या करना है, इनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी के अंदर अरेंज करना है। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर आप इस कार्ब कटायन को देखोगे, यहाँ पर अगर आप, आई थिंक ये हाइपर कॉन्जुगेशन से इजीली क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी क्या है, कार्ब कटायन प्रेजेंट है। इसके एडजस्टेंट कार्बन ये, इसके एडजस्टेंट एक ये कार्बन और इसके एडजस्टेंट एक ये कार्बन। तो टोटल आपको कितने अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिल रहे हैं, 3 2 5 और 2 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली इस कार्ब कटायन को देख लो, ये अल्फा और ये अल्फा, यहाँ पे 2 और यहाँ पर 1, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। इस कार्बन की अगर आप बात करो तो यहाँ पे केवल यही क्या है, एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और केवल एक ही अल्फा कार्बन प्रेजेंट है और इसके कोरस्पॉन्डिंग केवल एक ही क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखो अभी हम बात करके आए थे, जितने ज़्यादा क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन होंगे, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स होंगे। उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है, और उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा हमारे पास में स्टेबिलिटी हो जाएगी। किसकी, कार्ब कटायन की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कटायन। ठीक है, तो देखो सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन आपको किसके पास में देखने को मिल रहे हैं, फर्स्ट स्ट्रक्चर के पास में देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अल्फा हाइड्रोजन किसके पास में है, सेकंड के पास में है, और उसके बाद किसके पास में हो जाएंगे, थर्ड के पास में हो जाएंगे। यही क्या हो जाएगा, इनकी स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा, 1 फॉलोड बाय 2 फॉलोड बाय 3, 1 फॉलोड बाय 2 फॉलोड बाय 3। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
ठीक है। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, हमें क्या करना है, इसमें से एरोमेटिक कंपाउंड को ढूंढना है, हमें क्या करना है, इसमें से एरोमेटिक कंपाउंड को ढूंढना है। तो अगेन हमें क्या करना होगा, हमें दो तीन बातों का ही ध्यान रखना है। एक तो जितने भी कार्बन आटम्स हैं वो क्या हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, ठीक है, मतलब उसमें से कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज प्रेजेंट ना हो, sp2 या sp हाइब्रिडाइज प्रेजेंट हो, sp3 हाइब्रिडाइज प्रेजेंट ना हो, ठीक है। दूसरा क्या हो, वो सब एक प्लेन में प्रेजेंट हो, दूसरा क्या हो, वो सब एक प्लेन में प्रेजेंट हो, और साथ साथ क्या हो, वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हो, फॉलो करते हो, मतलब हक्कल रूल को क्या करते हो, फॉलो करते हो, ठीक है। तो ऐसी स्पीशीज क्या हो जाएंगी हमारे पास में, एरोमेटिक हो जाएंगी, ऐसी स्पीशीज क्या हो जाएंगी, एरोमेटिक हो जाएंगी, ठीक है। एक एक करके सभी कंपाउंड्स को देखते हैं, एक एक करके सभी कंपाउंड्स को देखना शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर तो देखो अनसैचुरेशन ही क्या हो गई है, ब्रेक हो गई है, क्योंकि ये कार्बन कैसा आ गया है, sp3 आ गया है, ये कैसा आ गया है, sp3 आ गया है, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा। 2 और 2 4, और इसके पास में कितने अल्फा हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, केवल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, केवल क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं इसकी, 2 और 2 4, इसके पास भी क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसके पास भी क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो ये तो कैसा हो गया, ये तो एंटी एरोमेटिक हो गया, ये तो क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक इन नेचर हो गया, ठीक है। 2 और 2 4, यहाँ पर कितने प्रेजेंट हैं, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो ये भी कैसा हो गया हमारे पास में, एंटी एरोमेटिक हो गया, ये भी कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक इन नेचर हो गया, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं इसकी, 2 और 2 4 और 2 6, यहाँ पर देखो क्या प्रेजेंट है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये कैसा हो जाएगा हमारे पास में, एरोमेटिक नेचर का हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक नेचर का हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट इफेक्ट, इसमें से कौन सा इफेक्ट आपको परमानेंटली देखने को नहीं मिलता, ठीक है। देखो इंडक्टिव इफेक्ट भी क्या होता है ना, अगर आपने किसी एक ग्रुप को क्या कर दिया है, अटैच कर दिया है, अगर आपने किसी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप को अटैच कर दिया है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप को अटैच कर दिया है, तो क्या होने लगता है, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होने लगता है, और ये कैसा होता है, एक परमानेंट इफेक्ट होता है, ये कैसा होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। वहीं पे अगर मैं रेजोनेंस की बात करूँ, तो नो डाउट इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूसली डिस्प्लेस करते रहते हैं, लेकिन पूरे के पूरे रिंग या पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर में क्या होता है, वो डीलोकलाइजेशन कंटिन्यूअस होता है, वो डीलोकलाइजेशन रुकता नहीं है, तो ये भी कैसा है, एक परमानेंट इफेक्ट है, ये भी कैसा है, एक परमानेंट इफेक्ट है। इसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन कहूँ या नो बॉन्ड रेजोनेंस कहूँ, ये भी कैसा होता है, एक परमानेंट इफेक्ट, ये भी कैसा होता है, परमानेंट इम्पैक्ट होता है, परमानेंट इफेक्ट कॉज करता है, या क्या होता है, परमानेंट इम्पैक्ट दिखाता है किसी कंपाउंड के ऊपर, ठीक है। हालांकि अगर मैं रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं, तो ये काफ़ी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। रेजोनेंस के अंदर में जो डीलोकलाइजेशन होता है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स का होता है, और हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर में जो डीलोकलाइजेशन होता है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का या सिग्मा बॉन्ड्स का देखा जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि एक ही सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है और वो भी क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और वो किस में इन्वॉल्व हो जाता है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस कहा जाता है। और ये सारे ही क्या होते हैं, परमानेंट इफेक्ट्स होते हैं, ये सारे ही क्या होते हैं, परमानेंट इफेक्ट्स होते हैं, जो परमानेंट इम्पैक्ट दिखाते हैं किसी कंपाउंड के ऊपर, ठीक है। एक लौता ऑप्शन जो परमानेंट इम्पैक्ट नहीं दिखाता या जो टेम्पररी नेचर का होता है, वो कैसा हो जाता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो जाता है, वो कैसा हो जाता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो जाता है। एज सून एज आपने कोई ऐसी स्पीशीज कंपाउंड के अंदर में इंट्रोड्यूस करी है, वो रहेगा, और जैसे ही आपने उसको क्या कर लिया है, रिएक्शन मिक्सचर से निकाल लिया है या कंपाउंड से निकाल लिया है, वो वापस से क्या हो जाएगा, बैक टू नॉर्मल या बैक टू स्क्वायर वन चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट अंडरगो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इसमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन नहीं दिखाता है, ठीक है। इसमें से कौन सा कंपाउंड फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन या फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन नहीं दिखाता है, ठीक है। देखिए उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है ना, वो किस पर डिपेंड करती है, वो एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन होती है। जो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है, इसको मैं ठीक से फ्रिडल क्राफ्ट
जो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन है ये कैसी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, और अभी हम पीछे देखकर आए थे जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होते हैं। वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होते हैं। तो कोई भी बेंजीन रिंग जहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिस भी बेंजीन रिंग के ऊपर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहने वाली है, ज़्यादा रहने वाली है, वो ईजिली क्या कर देंगे, इस रिएक्शन को दिखा देंगे। वो ईजिली क्या कर देंगे, इस रिएक्शन को दिखा देंगे। अब हमें क्या करना है, हमें ऐसा कंपाउंड ढूंढना है जो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन नहीं दिखाता है। हमें क्या करना है, हमें ऐसा कंपाउंड ढूंढना है जो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन नहीं दिखाता है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा कर सकती हूँ क्या, इसको FCR कर दूं क्या, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास में क्या होंगे, जितने भी हमारे पास में डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो क्या करते होंगे, इस FCR को फेवर करते होंगे। वो क्या करते होंगे, इस FCR को फेवर करते होंगे। और जितने भी मेरे पास में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, वो क्या करते होंगे, वो इसको अनफेवर करते होंगे। वो क्या करते होंगे, इसको अनफेवर करते होंगे। इसके केस में रेट को क्या कर देंगे, घटा देंगे। रेट को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो कोई ग्रुप ही अटैच्ड नहीं है, यहाँ पर तो कोई भी ग्रुप अटैच्ड नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे एक प्लस एच ग्रुप अटैच्ड है और यहाँ पर भी क्या है, एक प्लस एच ग्रुप अटैच्ड है। दो स्पीशीज ऐसी अटैच्ड है जो क्या कर रही हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही हैं। किसको, बेंजीन रिंग को। ठीक है, जो बेंजीन रिंग को क्या कर रही होंगी, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही होंगी। तो ये क्या करेगा, ये ईजिली FCR दिखा देगा। ये क्या कर देगा, ईजिली FCR दिखा देगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर भी एक प्लस एच ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये भी क्या कर देगा, देखो इसका रेट ऑफ कोर्स क्या होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है, लेकिन ये भी क्या कर देगा, FCR तो दिखा ही देगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ऑप्शन डी की। ये कैसा है, ये तो हमारे पास में -mm। ये तो कैसा है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये तो कैसा है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये क्या करता होगा, ये बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता होगा। ये क्या करता होगा, बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता होगा, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग के ऊपर में नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और अब वो इलेक्ट्रोफाइल उसको अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को तो क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज चाहिए ना। इलेक्ट्रोफाइल को तो कैसी स्पीशीज चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज चाहिए। यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यही क्या हो जाएगा, यही ऐसी स्पीशीज हो जाएगी जो यहाँ पर FCR दिखाने वाली नहीं है, या जिसके लिए FCR का रेट क्या रहने वाला है, मिनिमम रहने वाला है। ठीक है, इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप मैक्सिमम FCR या फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन के लिए भी बता सकते हैं। जहां पर भी क्या होंगे, सबसे ज़्यादा डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे, वो क्या कर देगा, इसको फेवर कर देगा। ठीक है, आप चाहो तो इसके लिए ओवरऑल ऑर्डर भी लिख सकते हो। आप चाहो तो इसके लिए ओवरऑल ऑर्डर भी लिख सकते हो। देखो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, C का हो जाएगा। उसके बाद किसका हो जाएगा, B का हो जाएगा। उसके बाद कौन आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि ये कैसा है, एक न्यूट्रल काइंड ऑफ स्पीशीज़ है। मतलब ना तो इसके पास में कोई डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है और ना ही इसके पास में कोई विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है। लेकिन वहीं पर अगर मैं D ऑप्शन की बात करूँ तो ये तो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन दिखाने वाला ही नहीं है। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई। ऐसे क्वेश्चंस में जनरली आपसे ऑर्डर भी पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चंस में जनरली आपसे ऑर्डर भी निकलवा लेता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें से कौन सा किसकी स्टेबिलिटी को आप हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ठीक है, देखिए कार्ब कटायन की अभी हम बात करके आए थे, उसके अंदर में हमने क्या किया था, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया था, जिसमें हमने क्या ढूंढे थे, हमने अल्फा हाइड्रोजन्स को ढूंढा था। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा क्या हो गई थी, कार्ब कटायन की स्टेबिलिटी हो गई थी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कटायन बताने के लिए तो हम क्या करते हैं, हम हाइपर कॉन्जुगेशन का बढ़िया इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं अल्कीन की बात करूं, अगर मैं अल्कीन की स्टेबिलिटी की बात करूं तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, वो भी हम हाइपर कॉन्जुगेशन से इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, जनरली आपको देखा जाता है कि जितने भी मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होते हैं वो क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं, और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होते हैं वो क्या होते हैं, कम स्टेबल होते हैं। इसका एक रीज़न ये भी है, जो ज़्यादा स्टेबल हैं वो क्या होते हैं, उनको सेटजेफ अल्कीन बोला जाता है, और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है उसको क्या बोला जाता है, हॉफमैन अल्कीन बोला जाता है। ठीक है, इसके लिए जो सेटजेफ अल्कीन है वो क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है इन जनरल, और हॉफमैन अल्कीन क्या हो जाती है, लेस स्टेबल हो जाती है। तो मैक्सिमम रिएक्शंस के अंदर में आपको सेटजेफ अल्कीन देखने को मिलती है। किसी किसी में हॉफमैन अल्कीन भी जनरेट होती है, लेकिन उसके रीज़न अलग होते हैं। वहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट है या वहाँ पर जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसका रोल भी आ जाता है। ठीक है, वहाँ पे कनेटिक प्रोडक्ट और थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट की बातें होती है, यहाँ पर उतना जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, एक सेकेंड,
इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग एरर हो गया, इसको ज़रा ठीक कर लेना। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल भी हम किसके थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल है वो भी हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू क्या किया जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है। वो भी किसके थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेकिन कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू एक्सप्लेन नहीं होता। ये सब हम एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन जब हम जीओसी पढ़ते हैं ना तो उसके अंदर में भी हम पढ़ के आते हैं। ठीक है, इन बातों का क्या करिएगा, ख्याल रखना। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस क्या थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, और ये सभी आपके यूपी जीआईसी के प्रीवियस ईयर्स में देखे गए हैं। इसके अलावा हम एक और सेशन लेने वाले हैं जिसके अंदर में हम रिमेनिंग जीओसी के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। वो इसका फॉलोड सेशन होने वाला है। ठीक है, आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहेगा। इसके आसपास के जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखें आप उसको क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इसी टाइप का पेपर आपका अगला भी सेट होने वाला है। ठीक है, मिलते हैं आपसे एक नए सेशन के अंदर एक नए टॉपिक और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।